नमस्कार, मैं ए के यादव और आप देख रहे हैं नो कॉल इंडियंस। और आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान मिस्टर पवन डुकिया विराजमान हैं। और आज इस पूरे वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। डुकिया साहब की ज़िंदगी कुछ अलग ही तरह से चली है अभी तक। तो डुकिया साहब अभी डिप्टी मैनेजर पर्सनल एचआर के रूप में पोस्टेड हैं कोल इंडिया एनसीएल हेडक्वार्टर में। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं पहले उनका परिचय। धन्यवाद सर। जय हिंद। जाट रेजिमेंट के पूर्व सिपाही पवन डुकिया का सभी को नमस्कार। मैं राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना तहसील में एक छोटा सा गांव है गोदरास, वहां का रहने वाला हूं। और हमारा एक परिवार जो है खेतीबाड़ी करने वाला परिवार है। मेरे पापा बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। हम घर में 2 भाई और एक बहन। सारे परिवार के सब लोगों को जोड़े तब तो हम बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन और मेरी स्कूलिंग जो है वो 5वीं तक की पढ़ाई गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से हुई। हालांकि अभी वो स्कूल माध्यमिक विद्यालय बन गया है। उसके बाद की पढ़ाई 10वीं तक की हम 4 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसमें पैदल जाके सभी भाई बहन और बाकी लोग भी गांव के 40 बच्चे जाते थे। वहाँ से हमारी 10वीं हुई। तो डुगिया साहब, आपने ग्रेजुएशन किस विषय में किया है और उसके बाद फिर आपने क्या किया, इसके बारे में कृपया बताएं। सर 10वीं तक की पढ़ाई कोलिया में, जो वहाँ का उस समय तक का माध्यमिक विद्यालय था, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोलिया। तो उस समय 10वीं में फर्स्ट डिवीजन हमारी क्लास में केवल 4 बच्चों की आई थी और अनफॉर्चुनेटली मेरे 57 पे मैं अटक गया था। फिर भी मेरे गुरुजन और घर परिवार में लोगों से बताने के बाद मैंने साइंस बायोलॉजी में अध्ययन करने का निश्चय किया। उसके लिए मुझे तहसील मुख्यालय, जो गांव से 15 किलोमीटर दूर है, राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर मैंने साइंस बायोलॉजी एज ए अपने सब्जेक्ट के रूप में लिया। और 12वीं में मेरे परसेंटेज बहुत कम रहे, 50% से ही मैं 12वीं पास हूँ। उसके बाद केवल बीच में एक नाला है, आगे कॉलेज है, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना, जिससे मैंने साइंस छोड़ के आर्ट्स में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा सा पढ़ाई में बहुत कम ही लगता था। तो मैं कुल मिला के आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ और 52.38 कुछ परसेंटेज है मेरे ग्रेजुएशन में। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है। डुगिया साहब जो है कि काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी बहुत उसमें जो है बिजी रहते हैं। और इन्होंने स्कूल से लेकर के ही बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। तो उनसे हम अब जानेंगे आगे कि एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या उन्होंने किया हुआ है अभी तक। हाँ सर, सही कहा आपने। इस एक्स्ट्रा जो मतलब पढ़ाई के अलावा जितनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसकी वजह से ही शायद मेरे परसेंटेज भी बहुत कम रहे। मैं स्कूलिंग में 5वीं तक तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 6वीं क्लास में नहीं मालूम चला था कि स्काउटिंग और स्काउट गाइड क्या होता है। 7वीं क्लास में मैंने स्काउटिंग स्टार्ट किया था। तो 10वीं क्लास तक मैं तेज सोपान कर चुका था और राज्य पुरस्कार का एग्जाम दिया था। उसके बाद इसी स्काउटिंग के जो मिशन को पूरा करने के लिए 11th-12th में भी मैं स्काउटिंग के लिए जो कक्ष कहाँ पर है उसको ढूंढ रहा था स्कूल में। तो स्काउटिंग के बजाय मुझे एक दूसरा रूम मिला जिसमें एनसीसी कक्ष लिखा हुआ था। दिमाग में फितूर घुस गया, ये एनसीसी क्या होती है। फिर घर पे आके पूछने से मालूम चला कि मेरे एक अंकल जी है जो एनसीसी में बहुत आगे तक गए हैं और आरडी परेड किया उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में। तो फिर उस स्काउटिंग का वो झोला रख के फिर मैं एनसीसी के पीछे पड़ गया और एनसीसी में इस कदर इन्वॉल्व हो गया था कि वो 11वीं की साइंस बायोलॉजी मेरे बिल्कुल एकदम ऊपर से जाती थी। 1-2 मेरे लेक्चरर थे जो मुझ पे मुझसे टेढ़े कमेंट भी मारते थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान देने के बजाय, पढ़ाई करने के बजाय मैंने एनसीसी को ज़्यादा सर्वोपरि बना। और मैं 12वीं तक मैं एक सर्टिफिकेट होता जो एनसीसी का 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, वो मैं पास कर लिया था। और उसके बाद कॉलेज में भी मैंने उस एनसीसी को कंटिन्यू रखा। उस एनसीसी को कंटिन्यू रखने के लिए ही वो पढ़ाई तो सभी करते हैं। मेरे दिमाग में मतलब जब कोई कोई बात बोले उनमें से कौन सी कब क्लिक हो जाए, ये बाकी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। जितने से लोग बोलते हैं उनमें से कौन सी बात कब किसके दिमाग में क्लिक हो जाए किसी को नहीं मालूम है। मुझे उस समय एक सीनियर ने बोला था कि पढ़ाई तो सभी करते हैं, हम कुछ अलग करके देखेंगे। बस ये दिमाग में फिट हो गई, पढ़ाई तो सभी करते हैं, हम कुछ अलग करेंगे। इसी बात को अपने एकदम दिल और दिमाग में रख के मैं एनसीसी करने लगा था और एनसीसी के वो मुकाम हासिल किए जो उस कॉलेज में मेरे से पहले कोई नहीं कर पाया था। हालांकि आरडी परेड में बहुत सारे लड़के, मतलब मेरे से पहले मेरे एक अंकल जी और 2 मेरे सीनियर, 3 लोग किए थे। थल सैनिक कैंप भी 3-4 कैडेट कर चुके थे, लेकिन दोनों कैंप कोई नहीं कर पाया था। मैंने एनसीसी के फर्स्ट ईयर में थल सैनिक कैंप में गया, उसमें भी मैं फर्स्ट ईयर की वजह से नहीं जा पाया। फिर मैंने वहाँ से आने के बाद आरडीसी कैंप, जो रिपब्लिक डे परेड कैंप होता है, जो 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स को पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के कैडेट इकट्ठे होते हैं, उसके लिए कैंप होता है, उसको आरडी कैंप बोलते हैं।
तो उसमें जाने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन फर्स्ट ईयर की वजह से उसमें से भी वापस में आना पड़ा। सेकंड ईयर में पहले थल सैनिक कैंप किया, उसके बाद आरडीसी में गया, फिर उस समय उस प्रोसेस में शामिल नहीं हो सका। थर्ड ईयर में जाते जाते मैं इसका जो रिपब्लिक डे परेड कैंप होता है 26 जनवरी 2003 की परेड में मैं शामिल रहा हूँ। और राजपथ के साथ साथ जो प्रधानमंत्री की रैली होती है वो 27 जनवरी की होती थी उस समय। प्रधानमंत्री रैली में भी मैं 2 बार इसी कैंप के दौरान, एक बार थल सैनिक कैंप और एक आरडी कैंप, दोनों के टाइम में भी उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब से भी मिल चुका हूँ। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, हम उनसे भी उनके आवास पे मिले। तो इस तरह एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज मेरे लाइफ में बहुत इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। उसी से शायद आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सही नहीं रहा, लेकिन उन चीज़ों से मुझे दूसरी चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिली। मेरा ये आग्रह सभी को इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए सर। अच्छा, तो मेरा ये अनुमान है कि इसका मतलब आपका एनसीसी के लगाव के कारण ही आगे चल के उसी वजह से आप आर्मी में शायद ज्वाइन किए होंगे। हाँ सर, ये बात भी बिल्कुल आपने सही की। उस समय 11वीं स्टार्ट किया था कि बायोलॉजी लेके डॉक्टर बनेंगे, और उसी के सपने बुन रहा था, लेकिन बीच में एक एनसीसी से पाला पड़ा कि फिर पूरा ध्यान इससे हट गया कि बायोलॉजी, और फिर एक ही मकसद रह गया कि ग्रेजुएशन टाइम में, पहले ग्रेजुएशन का मकसद था कि एनसीसी करना है। एनसीसी के टाइम में समझ में आ गया कि अब मैं किसी के लिए बना हूँ तो मैं आर्मी के लिए बना हूँ, आर्मी ही मुझे ज्वाइन करना है। डजेंट मैटर कि मैं एज ए सिपाही ज्वाइन करता हूँ एज एन ऑफिसर। तो सर मैंने इसी तरह ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैं फिर एमए ज्योग्राफी से पढ़ने लगा था डीएवी कॉलेज अजमेर से। इसी दौरान भर्ती आई और जस्ट गया था ऐसे ही पार्टिसिपेट करने। फिजिकल ठीक ठाक था, पहली भर्ती में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। सर फिर मैंने आर्मी ज्वाइन की संयोग से, ऐसा कि एनसीसी में हमारे इंस्ट्रक्टर जाट रेजिमेंट के इंस्ट्रक्टर थे, और मुझे आर्मी में रेगुलर यूनिट भी और रेजिमेंट भी जाट रेजिमेंट ही मिली। तो मेरे लिए वो कोई वो फौज बिल्कुल कतई नई नहीं थी, सारे इंस्ट्रक्टर हमारे जाट रेजिमेंट के थे। तो 2000 जनवरी 2004 में मैं आर्मी में भर्ती हो गया था, और जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली में हमारी ट्रेनिंग हुई। 1 साल उस ट्रेनिंग के दौरान हमने जो चीज़ें एनसीसी में नहीं सीख पाया था वो चीज़ें उसमें सीखी। और उस टाइम में ट्रेनिंग में बहुत सारे टेस्ट भी होते थे, साथ में कुछ कंपटीशन भी होते। उन कंपटीशनों में 3 में पार्टिसिपेट कर चुका था, और तीनों में मैं फर्स्ट पोजीशन पर रहा था। बेस्ट इन ड्रिल और बेस्ट इन रिटर्न और एक कैंप का एक कंपटीशन। उसके बाद दूसरी कंपनी के जैसी और ऑब्जेक्शन करने के बाद कुल मिला के मैं 3 में ही पार्टिसिपेट कर पाया, तीनों में मेरा गोल्ड मेडल रहा। तो फिर मैं पूरे साल का और पूरे बैच का भी बेस्ट रिक्रूट जो होता है वो इनाम भी मुझे ही मिला था। उसके बाद हम 2 साल दिल्ली गए, फिर मुझे 16 बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट, जो सबसे अव्वल दर्जे की जितनी बटालियन में से एक है, सबसे अच्छी बटालियन, और वो एकदम घर परिवार जैसा है। अभी भी मेरी रेजिमेंट के बहुत सारे बंदों से डेली, मतलब एक आध का तो डेली फोन आ ही जाता है या मैसेज पे तो मिलते ही रहते हैं। तो फिर मैं 16 बटालियन था जाट रेजिमेंट में मैं जाके ज्वाइन किया। उसमें बटालियन दिल्ली में थी, 2 साल दिल्ली रहे। फिर बटालियन का मोमेंट हुआ, हम कश्मीर गए, 2 साल वहाँ कश्मीर में रहे। उसमें 6 महीने इंटेलिजेंस में भी काम करने का मौका मिला। फौज के दौरान भी बहुत कुछ जो चीज़ें एनसीसी, तो पहले लगता था कि एनसीसी जो है वो काफ़ी अच्छी संस्था है, रियली है भी। एनसीसी में जो सीखा था स्काउटिंग से एनसीसी इतना ऊपर, और आर्मी में जाने के बाद लगा एनसीसी तो केवल यहाँ पर है, आर्मी उससे बहुत ऊपर है। आर्मी का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी रेजिमेंट्स हैं, उनके क्या क्या रोल हैं, जो हम यहाँ रोड पे चलते किसी गाड़ी को देखते हैं उनका पढ़ना लिखना, ये सारी चीज़ें एनसीसी के बजाय हमको आर्मी में जाने के बाद पूरी तरह से समझ में आई। और वो एकदम शानदार, अभी भी लाइफ के वो 5 साल एकदम यूं यूं याद है जैसे कल की सी बात है। बड़ा मजा आया था सर, थैंक यू। अच्छा, तो आपका ये आर्मी के बाद फिर ये कोल इंडिया का सफर कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। सर अभी आपको बताया था कि कब कौन जो बात बोले, कब दिमाग में क्लिक कर जाए। मैं आर्मी में जाने के बाद भी मैं ऑफिसर बनने का चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला या मैं नहीं बन पाया ऑफिसर। तो फिर मेरे कंपनी कमांडर थे कैप्टन दीपक तिवारी साहब, अभी वो बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर भी हो गए, कर्नल दीपक तिवारी साहब। उन्होंने एक बार पता नहीं क्यों ऐसे ही बोला था कि जब मेरी इच्छा हो गई थी कि नहीं हम घर जाके और पढ़ाई करेंगे, तो बोला कि अगर घर जाके पढ़ाई करते हो तो फिर तुम एमबीए करना। उस समय सही बताऊं सर, मुझे एमबीए क्या होता नहीं मालूम था। फिर उन्होंने वापस पीछे मुड़ के बोला तुम एमबीए करना, वो भी एचआर से करना। तो यार अगर ये मेरे साहब है, मेरे से ज्यादा मुझको वो जानते हैं, उन्होंने कुछ बोला तो पक्का सही बोला है, सोच समझ के ही बोला है। तो मैंने आओ देखा था, यहाँ आने के बाद एमबीए के लिए भी फॉर्म भर दिया था। आप जो पूछे कि फौज छोड़े क्यों, कि जस्ट सिंपल सा जवाब है सर, मुझे और पढ़ना था। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट थी, एमए प्रीवियस का 1 साल में पढ़ चुका था, फाइनल नहीं हो पाया था। तो किसी से सोच रहे थे कि जैसे उनका बोलना था, और भी बहुत सारे इंटेलिजेंस के टाइम में भी ऑफिसर्स मिले कि जब ग्रेजुएट है तो बाहर भी बहुत सारी जॉब है,
और मैंने कहा सर मुझे यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने या तुझे और पढ़ाई करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, बस पढ़ने के लिए फिर मैं वहाँ से रिजाइन किया। लाए मन नहीं करा था, करा बटालियन एकदम पूरा घर परिवार जैसा लग रहा था, अभी भी उतना ही लगाव है। लेकिन फिर जब एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर अब तो रिजाइन करेंगे। रिजाइन करने के बाद और भी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे बीएचयू में, मास कम्युनिकेशन में भी उसके लिए भी एग्जाम दिया था, उसमें एडमिशन भी हो गया। लेकिन फिर जब एमबीए का भी दिया हुआ था, क्योंकि तिवारी सर बोले थे, तो जब एमबीए का उसमें क्लियर हो गया तो आर्मेट से फिर ये बीएचयू से मास कम्युनिकेशन छोड़ के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से एमबीए स्टार्ट कर दिया, वो भी एमबीए एचआर से। 2 साल में सर एमबीए हो गया 2011 में। उसके बाद 2 प्राइवेट कंपनी में जॉब की, कैंपस प्लेसमेंट हुआ सर। एक नोएडा की कंपनी थी, मीडिया कंपनी, उसमें। उसके बाद एक गुजरात की धागा बनाने वाली कंपनी थी डिस्ट्रिक्ट भरूच में, तो उसमें जब हो गया नोएडा से छोड़ के चला गया। और उसके बाद उसमें 6 महीने नौकरी किया। इसके बाद आप कोल इंडिया ज्वाइन कर लिए और टूकिया साहब अभी कोल इंडिया में डिप्टी मैनेजर पर्सनल के रूप में कार्यरत है एनसीएल हेडक्वार्टर में। सर एक चीज और बताऊँ, हाँ। जब भरूच में जॉब कर रहा था तो जो वहाँ 6 महीने हुए थे, फिर लगा यहाँ मजा नहीं आ रहा है। ये एमबीए करके जो मुझे लग रहा है कि ये जगह सही नहीं मेरे लिए। फिर मैं वहाँ से रिजाइन करके आ गया और घर बैठ के आके फिर तैयारी करने लगा। जो मतलब यूजीसी नेट और बैंक पीओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर और जितनी भी सारी एचआर की जितनी पोस्ट थी, इवन चाहे एक ही पोस्ट क्यों ना, मैंने सबके लिए अप्लाई किया। और साथ साथ में खेत का कामकाज, गाय भैंस चराना, एकदम मस्त मजा आ रहा था लाइफ में। तकरीबन मतलब मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, उनमें से कईयों में मेरे जो पहला टेस्ट हुआ था स्पेशलिस्ट ऑफिसर का आईबीपीएस का, उसमें 5% रिजल्ट रहा, लेकिन उसमें मैं पास हो गया था। तो उससे से कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो गया। यूजीसी नेट क्लियर हो गया था, बैंक पीओ भी हुआ 1-2 बैंक में, लेकिन इंटरव्यू के लिए नहीं गया क्योंकि। और उसके बाद कोल इंडिया का रिजल्ट सबसे पहले आ गया था, तो फिर मैंने कोल इंडिया ज्वाइन कर लिया। तो जैसा आप समझ पा रहे होंगे कि डुकिया साहब एक आर्मी में सिपाही के बतौर काम कर रहे थे। उसके बाद इनके जो ऑफिसर थे उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि इनके पास अभी भी समय है, ये अपना जो कैरियर ग्रोथ और आगे कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और एज ए ऑफिसर कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डुकिया साहब ने वहाँ से एमबीए किया और उसके बाद जो है फिर उसके बाद कोल इंडिया में बहुत सारे एग्जाम देने के बाद कोल इंडिया में फाइनली ये सिलेक्ट होकर के पहुंच गए। तो डुकिया साहब अगला सवाल ये है कि अभी जो रिसेंटली जो है पब्लिश हुआ है नोटिफिकेशन, एचआर के लिए भी वैकेंसी आई हुई है कोल इंडिया में। तो कोल इंडिया के लिए जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ गाइडेंस हो सके तो बताएं। हाँ सर, कोल इंडिया में जो भी एमटी एचआर के लिए एग्जाम होने वाला है, अगर मैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, उनको कैंडिडेट को अंदाजा इससे लग जाएगा कि मैंने तैयारी कैसे की थी। मैं वो बताता हूँ। जैसे यूजीसी नेट का जो मैंने उस समय बताया, बहुत सारे मैं एग्जाम दिए थे, बहुत सारे। उनमें जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड लगा वो मुझे लगा था यूजीसी नेट का। उसके क्वेश्चंस जो है वो केवल आप रट्टा मार के नहीं पास कर सकते उस एग्जाम को। तो उसमें अगर आपको किसी टॉपिक पर या सब्जेक्ट पर थोरोली नॉलेज है, तभी आप उसमें उसके सवाल यूजीसी नेट के इस तरह के हैं। तो मैंने क्या किया, यूजीसी नेट के जितने पुराने पेपर थे, यूजीसी नेट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और एक एक हम लोगों के साथ जो एमबी एचआर है उनके साथ एक और उसे क्या बोलूँ, अच्छी चीज़ बोलूँ या कि हम 2 सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो मेरे लिए दोनों पेपर काम के थे। हालांकि मैंने केवल जो लेबर लॉ वाला है उसी में यूजीसी नेट किया, लेकिन मैनेजमेंट का पेपर और जो लेबर लॉ वाला है, उन दोनों पेपर के पिछले 5-7 साल के, जो साल में 2 बार होते हैं, दोनों पेपर मैंने सभी को एक बार मोटा मोटी देखा। फिर उनके सवाल्स में जो उनके जो क्वेश्चंस थे वो इस एग्जाम में अच्छे से रिपीट हुए थे वो, और बाकी एग्जाम में भी। लेकिन जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है उनको पढ़ने से इस एग्जाम को मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी उसमें मदद मिलेगी। और जितने रिलेवेंट टॉपिक्स है मैनेजमेंट से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड, उनको एक बार थोरोली पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो उन्हीं को तैयार करें। टॉपिक को पढ़ो एकदम, उसमें आप फिर टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद फिर उसमें सर्च करो कि आपको कहीं इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाए अगर, तो उनको पढ़ने से फायदा होगा। दूसरा कि जो एक कॉमन पेपर है वो सबके लिए बराबर है, उसमें आपको मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। सब पोस्ट ग्रेजुएट और आई मीन एमबीए है। तो इसके लिए जो रीजनिंग और वो मैथ्स वाला पार्ट है, वो मुझे लगता है आईबीपीएस का जो पीओ का आता है उसका लेवल काफ़ी ठीक होता है। और उसी अगर वो आपने पास कर लिया तो इस एग्ज़ाम का भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। वो एग्ज़ाम का जो तैयारी करने के हिसाब से अगर इसकी तैयारी करेंगे तो इसका कॉमन पेपर निकाल सकते हैं। और उसके लिए यूजीसी नेट के पेपर और जितने अभी पीछे टाइम में एचआर से रिलेटेड कोई पोस्ट के लिए अगर एग्ज़ाम हुए हैं तो उनके पेपर आपको मिल जाए तो वो ज़रूर देखना चाहिए। ओके, तो ये तो रहा कि कैसे तैयारी करना है। इसके बाद इंटरव्यू का हाँ, इसके
अभी तो शायद इंटरव्यू इस बार है नहीं, इस बार हाँ, इस बार तो सीधे रिटेन पे होना है। हाँ, इंटरव्यू के लिए तो नहीं, लेकिन बाकी मेरा यहाँ पे कंपनी में आने के बाद अभी कैसा माहौल है, कैसे वर्किंग है, क्या काम करने पड़ते हैं एक एचआर ऑफिसर को, उसके बारे में अगर थोड़ा आइडिया देंगे तो शायद जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको ये पता चलेगा कि उनको यहाँ पे आने के बाद क्या काम करना पड़ेगा। तो क्या आपका फील्ड है पूरा, किस तरह के अलग अलग जो है सेक्शन है जो काम के, वो थोड़ा सा अगर बता सके तो बता दीजिए। सर, मुझे इसका अंदाजा हो गया था इंटरव्यू के टाइम पे कि हमको क्या करना होगा। मेरा इंटरव्यू में मेरे से एचआर की बातें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी थी। वो जो बायोडाटा देख के उसमें फौज से रिलेटेड बातें और उन्हीं पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन हुआ कि इस तरह का जैसा फौज में होता है वैसा यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। मैंने अपनी तरफ से उनको सेटिस्फाई भी किया, जवाब भी दिया। तो मुझे उससे अंदाजा हो गया था कि यहाँ क्या क्या काम करना होगा। उनका उस समय मकसद था कि यहाँ कोल इंडिया कोई छोड़ के ना जाए। वजह ये कि यहाँ पर जितनी किताबों में पढ़ के आते हैं उनको प्रैक्टिकली यहाँ पर हमको उतारना है। अभी यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या करना होगा कि जैसे एम्प्लॉय के रिक्रूटमेंट से लेकर उनके रिक्रूटमेंट के से लेकर रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद तक जितने सारे एम्प्लॉय के काम है, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, वो सारे काम की जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की है। उसके बहुत सारे पार्ट्स है। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन और इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें सभी एम्प्लॉय की सैलरी, उनके प्रमोशन और उनके डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर ये सब है। इसके अलावा वेलफेयर एक बहुत बड़ा पार्ट है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वेलफेयर के मामले में एक अव्वल कंपनी है। उसके बारे में आप कहीं पर भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ छाती ठोक के कि इससे अच्छा वेलफेयर, मतलब कोल इंडिया का वेलफेयर बहुत शानदार है। तो वेलफेयर डिपार्टमेंट में बहुत सारे कामकाज है। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है, आरटीआई है। इसका सरकारी कंपनी मानने के बाद ये काम भी साथ में और जुड़ जाते हैं, जिसके बारे में सोच सकता शायद आप कॉलेज में नहीं पढ़ के आए होंगे। आरटीआई एक्ट है, इस तरह के राजभाषा है, सीएसआर है। सीएसआर में हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। सीएसआर में कोल इंडिया ने इतना कामकाज किया कि हम एमबीए में पढ़ रहे थे उस समय टाटा के बाद कोल इंडिया का नाम लिखा रहता था। तो उस समय हम इतना ज़्यादा गौर नहीं किया कि हमने नहीं सोचा था हम कोल इंडिया में जाएंगे। लेकिन सीएसआर कामकाज में कि कंपनी का जैसे नए कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद में, हालांकि कोल इंडिया उससे पहले भी अच्छा काम करती आई है, तो सीएसआर के अगर आपके उस फील्ड में रुचि है, हालांकि सीएसआर का एक सेपरेट कैडर है यहाँ पर, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव इतने पर्याप्त मात्रा में इतना एनफ नंबर नहीं है कि वो सारा काम सब जगह वो देख सके। इसलिए अल्टीमेटली उनकी अनुपस्थिति या उनकी कम नंबर के कारण पर्सनल डिपार्टमेंट के जितने एग्जीक्यूटिव उनको भी सीएसआर का काम देखना होता है। तो सर इस तरह के कामकाज। और फिर दूसरा, किताबों में आप कितने अव्वल रहे हैं उसके बजाय यहाँ व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप व्यवहार कुशल भी है, ये भी आपका होना चाहिए। और जल्दी सी मतलब पेशेंस बहुत रखना होता है। आपको खदान से एकदम परेशान मजदूर आएगा, हमारे कर्मचारी, अगर आप उनको आते ही अपने किताबी ज्ञान दिखाएंगे तो उनके समझ में आएगा, उसमें लगेंगे ये ऑफिसर इतना सही नहीं है। आप एक बार उनको आके बिठा के उनकी पूरी बात सुन लेंगे, तब यूँ समझ लो कि आपका आधा काम हो गया है। जब तक सुनेंगे नहीं उनकी काम बात समझ में नहीं आएगी। उनको चाहिए कि कोई हमारी बात सुने, तब जाके लगेगा कि यस ये अच्छा ऑफिसर है। और उसके लिए हमको यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ें आपको ट्रेनिंग में मालूम चलेगी। इंडक्शन प्रोग्राम में ट्रेनिंग भी यहाँ पर टाइम पे होती है। तो मोटा मोटा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको फील्ड में भी रहना है और ऑफिस में भी रहना, दोनों टाइप के काम यहाँ पर है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में काफ़ी वाइड कवरेज हो गया है। डुगिया साहब के हमने पूरे जीवन परिचय को भी जान लिया है, और साथ ही साथ जो एचआर डिपार्टमेंट है उसका भी बेसिक एक हम लोग समझ चुके हैं, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग से लेकर के आगे। अच्छा, एक पार्ट हमको लगता है मिस हो रहा है इसमें एक एचआर एग्जीक्यूटिव जो ज्वाइन करेगा एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, उसका करियर ग्रोथ कहाँ तक हो सकता है, वो किस पोस्ट तक कोल इंडिया में जा सकता है, उसके बारे में अगर आप बता सके तो। सर एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ज्वाइन करते हैं E2 ग्रेड में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। हालांकि यहाँ पर E1 ग्रेड भी है, लेकिन E1 ग्रेड में जो डिपार्टमेंटल प्रमोट होते हैं कुछ एग्जीक्यूटिव कुछ डिसिप्लिन में ओनली, वही ज्वाइन करते हैं। E2 से लेके 1 साल बाद आप E3 हो जाते हैं। एक प्रोफेशनल क्लोजर का एग्जाम होगा और आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो रिपोर्ट है PAR वो लिखा जाएगा। उसके बाद फिर E3 होने के बाद आपको मिनिमम 3 साल E3 में ही रहना है। फिर उसके बाद आप E4 आगे वैकेंसी, और ज़्यादातर प्रमोशन वैकेंसी बेस्ड है सारे। फिर आप E4, E5, E6, 7 और E8 तक जा सकते हैं। E8 मतलब जनरल मैनेजर तक। जैसे E3 है डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर, फिर E4 डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर होंगे E5 में, E6 में सीनियर मैनेजर और E7 में चीफ मैनेजर और E8 जनरल मैनेजर तक। उसके बाद यह है कोल इंडिया का प्रमोशन। उसके बाद डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट करती है। उसमें से ही जो जितने जनरल मैनेजर या चीफ मैनेजर उनमें से सिलेक्शन करके डायरेक्टर पर्सनल बनते हैं। तो आप जनरल मैनेजर तक इजीली जा सकते हैं और वैकेंसी बेस्ड है।
उसके बाद आप डायरेक्टर पर्सनल भी बन सकते हैं और उस समय का प्रोविजन हो सकता है आप सीएमडी भी बन जाए कंपनी के। ये आपकी मेहनत, आपके लगन और आपकी उस पर किस्मत पर डिपेंड करता है। तो मतलब कैरियर ग्रोथ भी पूरा है, मतलब जो है पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए अलग से डायरेक्टर पोस्ट भी है, तो डायरेक्टर पर्सनल तो बन ही सकते हैं, साथ ही साथ सीएमडी का भी चांस रहता है अगर आपके काम अच्छे होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सिलेक्शन बोर्ड है वो अगर सिलेक्ट करती है। तो चलिए आज का वीडियो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद होगा, लेकिन साथ ही साथ ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ये पूरे बैकग्राउंड और इस जगह के लिए। ये मिस्टर प्रणय कुमार हैं, डिप्टी मैनेजर से मैनेजर प्रमोट हो चुके हैं मैनेजर सिविल, ये भी हेडक्वार्टर में है, तो उन्हीं का हम लोगों ने बैकग्राउंड और घर इस्तेमाल किया इस वीडियो को बनाने में, तो उनको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये वीडियो अब ख़त्म करते हैं, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा और कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोल इंडिया के बारे में आपको और कुछ जानना हो, हम नियमित रूप से इसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो कैसा लगा है जरूर बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ये सभी आपके जितने श्रोता है बड़े अच्छे, उनसे मिलने का आपने मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद डुकिया साहब, थैंक यू।